नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, आज के दौर में कहते हैं ना, जीतना जरूरी है और ना ही हारना जरूरी है। ये खेल ही लाजवाब है, इसे बस खेलना जरूरी है। और आज के हमारे जो टॉपिक है, डिबेट का जो कह सकते हैं मुद्दा है, वो खेल प्रेमियों के लिए है। तो बड़े चाव से देखिएगा जो खेल प्रेमी इस वक्त हमें देख रहे हैं, जहां हम आज बात करेंगे कि कैसे कैसे मिलती है स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी। क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है कि खेलते तो बेहतरीन है, पर स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी कैसे मिलती है। तो आज की टॉपिक में इस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इसके क्राइटेरिया क्या है, क्या किस तरीके से आप स्पोर्ट्स कोटा में जा सकते हैं। और मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान है। मेरे साथ मौजूद है न्यूज 21 के सीईओ अरविंद बत्रा जी, जो खुद एक बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर है। साथ ही लंबे समय से आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, काफी अनुभवी हैं, और इनके इंस्पायर होकर इनसे जो काफी सारे लोग हैं वो इस खेल की जगत में भी आ चुके हैं। तो अरविंद जी, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे लिए अपना समय निकाला। आज के मुद्दे के बारे में जब हमने ये टॉपिक सोचा, तो आपसे बेहतर विकल्प मैं कह सकती हूँ कि मेरे दिमाग में कोई आया ही नहीं। तो हम चाहेंगे कि आज आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी कैसे मिलती है। तो चलिए अरविंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले बातचीत हम अगर शुरू करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्पोर्ट्स कोटा होता क्या है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है। जो आम लोग हैं, बस उनको खेलना पसंद होता है। तो हमें प्लीज बताएं कि स्पोर्ट्स कोटा क्या होता है। सबसे पहले तो न्यूज 21 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रितिका जी, बात हम करते हैं खेल कूद की, है ना जी। तो जब एक सबसे पुराना एक लाइन जो मुझे अभी जहन में आती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। बहुत सही बात कही आपने। लेकिन आज की डेट में शायद मैं मानता हूँ कि अब 50-50 हो गया है। उल्टा तो नहीं कह सकता, क्योंकि खेलना कूदना उतना जरूरी है जितना पढ़ना लिखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपने स्पोर्ट्स कोटे की बात करी, तो खाली खेल कूद से तो आप स्पोर्ट्स कोटे में नहीं जा सकते, राइट। आपको साथ में पढ़ना लिखना भी आना चाहिए, तभी तो आप स्पोर्ट्स कोटे में जा पाएंगे। तो मेरे साथ, मैं अब जब खेलता हूं तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि जो, वैसे आपको बता दूं, ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी बात करी कि ऐसा मुद्दा उठाया जो लोगों के बिल्कुल दिलों के साथ लगता है। तो जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स कोटे की, तो मैं बैडमिंटन खेलने के लिए जब मैं लोगों से मिला तो मैंने देखा कि ये एयरपोर्ट के अंदर नौकरी करता है ना, ये बैंक में नौकरी करता है, ये यहाँ पे नौकरी करता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा है कि आप कैसे गए, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो उन्होंने बोला हम स्पोर्ट्स कोटे में। तो मेरी जिज्ञासा जागी कि स्पोर्ट्स कोटे में कैसे जा सकते हैं। सही बात है। हम इससे अब अनजान रहे, आम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, राइट। तो फिर मैंने उनसे धीरे धीरे पूछना शुरू किया। तो वहां पे क्या होता है, अभी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर में ऐड भी देखा था ना, और ये टाइम टू टाइम निकालते हैं स्पोर्ट्स कोटा। अच्छा। उसमें क्या होता है कि आपको एक पूरा लिस्ट दिया जाता है कि बैडमिंटन से हम इतने लोग लेंगे, वॉलीबॉल से इतने लोग लेंगे, है ना, क्रिकेट से हम इतने लोग लेंगे। तो पूरी की पूरी डिटेल होती है, वहां पे आपके ट्रायल्स होते हैं। तो ये जो डिटेल्स की आपने सर बात की है, तो क्या ये पेपर में महीने में आता है, साल में आता है, कितने टाइम में ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकलते हैं लगभग, कुछ बता सकते हैं? नहीं, ऐसा इसमें कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता है। जब उनको लगता है कि हमें, मान लीजिए 10 लोगों को जॉब देनी है, तो उसमें से एक लोग हमें स्पोर्ट्स कोटे में लेना है, मान लीजिए, है ना, तो इस तरह से वो स्पोर्ट्स कोटा निकाला जाता है। तो क्या होता है, स्पोर्ट्स कोटे में जो बेसिकली खिलाड़ी नियुक्त किए जाते हैं, वो या तो पहले खेल चुके, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल चुके हों, राइट, नेशनल या इंटरनेशनल खेल चुके हों। वैसे भी जब आप एक किसी भी स्पोर्ट्स कोटे के लिए जब आप जाते हैं, तो आपकी गेम इतनी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल लेवल इतना अच्छा होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि शायद वो रिटर्न से ज्यादा स्पोर्ट्स कोटे वाले ज्यादा एक्टिव होते होंगे, क्योंकि ओवरऑल उनका एक एक्सपीरियंस देखा जाता है। क्योंकि जब आप, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जब आप गेम खेल रहे हैं कोई भी, है ना, आपको मेंटली, फिजिकली फिटनेस के साथ साथ, मेंटली फिटनेस के साथ साथ आपको उस चीज में रहना पड़ता है, उस प्रेशर को झेलना पड़ता है, तभी आप जीत पाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया अरविंद जी ने इस बात का एक्सप्लेनेशन दिया। तो देखिए, बहुत जरूरी था, काफी अनुभवी हैं, तो हमें लगा कि आज अरविंद जी से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता है कि उनसे बातचीत करिए। और पूरा आज का जो चर्चा है स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए, तो हम जारी रखेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, स्पोर्ट्स कोटा में केवल खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाती है जो राज्य स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल का हिस्सा रहे हो। साथ ही आपको बता दें, विभाग में जितनी सीटें स्पोर्ट्स कोटा के लिए आरक्षित होती हैं, उन पर केवल उन खिलाड़ियों की ही नियुक्ति
ये मेन पॉइंट है कि सिर्फ उसमें खिलाड़ियों को ही मौका मिलता है, खिलाड़ियों को ही नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल। तो सर अब अरविंद जी अब हम थोड़ा बातचीत करते हैं कि किन खेलों के तहत स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए हम अगर बात करें तो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बॉडी बिल्डिंग, साइकिलिंग, पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, हॉकी, क्रिकेट और मेरा फेवरेट प्लेयर बैडमिंटन, तैराकी, कबड्डी, कुश्ती, जितने बॉक्सिंग, मतलब काफी ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें आप शायद मैं नहीं मानता कि आप किसी भी खेल में होते हुए भी आप स्पोर्ट्स कोटे में नहीं जा पाए, नहीं जा सकते। बहुत सारी सही बात है, अरविंद जी ने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि खो खो समेत विभिन्न खेल जो इसमें शामिल है। देखिए अगर आप इन विभिन्न खेलों के क्राइटेरियाज में आते हैं, अगर आप रुचि रखते हैं तो आप खेल के साथ साथ आपको बता दें कि आप सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अपने खेल में बढ़िया प्रदर्शन करके खुद को साबित करने की जरूरत है, कह सकते हैं। बिल्कुल। एक मजे की बात इसमें एक और है जो मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी हम लोग पिछले साल गोवा में नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट थे ना, जब हम लिस्ट देखते हैं ये जयपुर से है, ये राजस्थान से है या ये हरियाणा से, क्योंकि स्टेट वाइज लोग जाते हैं नेशनल में, राइट। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये पीएनबी से है, ये एलआईसी से है, तो एक वो लेवल हो जाता है कि वो, क्योंकि वो एक कोटा उनको खेल के जॉब के साथ साथ खेलने का मौका भी मिलता है, अपने शौक भी वो पूरे कर सकते हैं। पता है अरविंद जी, ये मैं पर्सनली शेयर करना चाहूंगी। जब इतने मैं भारी भारी नाम सुनती थी ना कि यहाँ से आए हैं, ये स्पोर्ट्स कोटा से, वहां से आए, तो पहले क्या होता था समझ में नहीं आता था। बिल्कुल। मगर आजकल सरकार ने जो कह सकते हैं काफी सारी जो गाइडलाइंस बना दी है, काफी सारी जो सुविधाएं हैं थोड़ा इजी कर दी है कि अब लोग थोड़ा जिज्ञासा बढ़ गई है, रुचि बढ़ गई है, थोड़ा अवेयर हो गए, कह सकते हैं। राइट। बिल्कुल। तो अरविंद जी चलिए बहुत सारी हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे, साथ में अब बात करते हैं कि अरविंद जी देखा गया है कि स्पोर्ट्स की जब भी बात आती है ना, तो आपने देखा होगा कि हरियाणा के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ऐसा क्यों है कि बाकी जगहों पर इतनी जो रुचि इतनी कम क्यों देखी जा रही है? क्या गवर्नमेंट की सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है बाकी जगहों पर? ऐसा क्यों है कि हरियाणा से ही ज्यादा प्लेयर्स आते हैं, हमारे बाकी जगह से बड़े कम दिखते हैं? देखिए उसका एक कारण है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हम कुश्ती की बात करते हैं, आप शायद आपका इशारा कुश्ती की तरफ है ना, क्योंकि मैं बाकी गेम्स की भी बात कर रही हूँ अरविंद जी कि नहीं, आप क्रिकेट में देखिए तो क्रिकेट में आपको मैं क्रिकेट पे भी आऊंगी। हाँ सर, आप अपना विचार रखिए। राइट। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में एक टीम में अलग अलग स्टेट के लोग हैं, राइट। आज अगर हम जी सर धोनी की बात करें तो वो कहाँ से है शायद आप ही बता दें। बिल्कुल। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में फैसिलिटीज ज्यादा है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज ज्यादा देती है, फैसिलिटीज ज्यादा देती है और उनमें एक जज्बा है ना। और दूसरी चीज क्या है कि वो वहां पे लोग एक दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं। जो आपने मेरे लिए पहली लाइन बोली थी, मैं कभी कभी खेलता हूँ तो मैं कुछ को फेसबुक लाइव करता हूँ ना, मेरा फेसबुक लाइव, हम आपके लाइव देखते हैं, तो लाइव करने का पर्पज ये होता है, मुझे लोग पूछते हैं कहाँ खेल रहे हो, हमें भी खेलना है, तो मेरे को देख के भी कुछ लोग खेलते हैं। तो उसी तरह से जब इंस्पायर होते हैं, जब आप कुश्ती करते हो, 20 लोग कुश्ती करते हैं ना, तो 10 लोग गांव के जो लोग होते हैं वो भी हमें भी कुश्ती करनी है, राइट, देख के। तो इंस्पिरेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन इसी में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, मैं जयपुर से हूँ, आप एसएमएस स्टेडियम में शाम को एक बार चक्कर जरूर लगाइए। बिल्कुल। वहां पे आप देखिए क्या माहौल है, क्या बच्चे मेहनत करते हैं, है ना, क्या उनको फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं। आज बैडमिंटन की मैं बात करूं तो यहाँ पे बैडमिंटन कोचिंग 10 से 6 बैडमिंटन कोचिंग होती है। अच्छा, ठीक है। उसमें से इतने अच्छे प्लेयर्स निकल के आते हैं और कभी कभी तो मेरी इच्छा होती है, मैं उनको जाके पूछता हूँ कि मुझे भी कोचिंग दे दीजिए, लेकिन क्योंकि वो एज फैक्टर आता है, वो बिलो 19 एज फैक्टर। सर आप खुद इतने अनुभवी हैं कि काफी सारे जो लोग हैं वो आपसे इंस्पायर होकर इस गेम में आए हैं। तो खैर ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी कि आप अभी भी जो अपना सीखना है वो जारी रखना चाहते हैं। अरविंद जी, एकेडमी की जैसे कि आपने बात की, तो एकेडमी की बात की, तो जैसे कुछ बच्चे आर्थिक रूप से इतने मतलब केपेबल नहीं है, मैं कहना चाह रही हूँ केपेबल नहीं है, तो कुछ ऐसी एकेडमीज भी हैं बच्चों के लिए। अगर हम बैडमिंटन की चलिए बात कर लेते हैं, जहाँ उनको निःशुल्क सिखाया जाता है, ऐसी कोई एकेडमी है? देखिए एसएमएस स्टेडियम पूरा निःशुल्क सिखाता है। आपको शटल्स प्रैक्टिस के लिए जो फेदर शटल होती है, आपके लिए बता दूं, 2 तरह की शटल्स होती है ना, जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वो फेदर शटल से होते हैं। ओके। वो बहुत कॉस्टली होती है। अच्छा। और हम प्लास्टिक शटल से, क्योंकि हम जब खेलते हैं तो वो प्लास्टिक शटल, लेकिन जब आप नेशनल और इंटरनेशनल खेलने जाएंगे तो वहाँ से फेदर शटल यूज होती है। ओके। तो यहाँ पे जो स्टेडियम के अंदर सिखाया जाता है, कोई फीस नहीं ली जाती। अच्छा। उनको फेदर शटल फ्री दी जाती है, उनको रैकेट्स दिए जाते हैं, उनको किट फ्री दी जाती है। अच्छा। तो वो पूरा का पूरा ही निःशुल्क है। इवन जब बाहर जाते हैं तो वो भी एक, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो जयपुर बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन जो है यहाँ की,
उसमें अतुल दासोत जी जो मेन कोच है, या अगर हम बात करें यहाँ के सेक्रेटरी साहब मनोज दासोत जी की, तो वो इतना ध्यान रखते हैं बच्चों का कि उनके लिए एक एक चीज की, एक एक छोटी छोटी चीज के लिए वो उनका पूरा एग्जामिन होता है, पूरा उनका ऑडिट होता है कि बच्चे वाकई में चीजें मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। और जब मैं उनका गेम देखता हूँ तो मुझे वाकई खुशी होती है। और उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो सामने बैडमिंटन क्रिकेट के लिए अकेडमी है, तो वहाँ क्रिकेट सिखाया जाता है। तो इस तरह से बास्केटबॉल, इस तरह से वॉलीबॉल, टेनिस, तो सारी निःशुल्क ही सिखाया जाता है। बहुत बढ़िया अरविंद जी, आपने हमको जानकारी दी। देखिए चलिए ठीक है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होता है क्योंकि हम खबरें पढ़ते रहते हैं, आप जैसे लोगों से हम मिलते रहते हैं तो हमें जानकारी मिल पाती है। पर जो हमारी आम जनता है, कई बार इस बारे में उनको जानकारी नहीं हो पाती है। उसके चलते जो हमारे बच्चे जो बड़े टैलेंटेड होते हैं उसके बावजूद कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं क्योंकि असुविधाओं के चलते कि कहाँ से इतना पैसा लेकर आएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी है। मुझे लगता है कि आज के इस लाइव के बाद काफी सारे जो बच्चे हैं उनको एक रास्ता दिख गया होगा। खैर चलिए अरविंद जी, हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको सरकारी विभागों में नौकरी जो मिलती है तो क्या क्राइटेरियाज होते हैं, किन सरकारी विभागों में जो प्लेयर्स होते हैं उनको नौकरी मिलती है? देखिए हम इस पे शायद पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं ना जी सर, कि आपको स्टेट, यूनिवर्सिटी लेवल या नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हो। जी सर। तो आप जैसे रेलवे हुआ, राइट, एयरपोर्ट हुआ, बैंक्स हुए, यूनिवर्सिटीज, पुलिस, आर्मी, और वैसे भी आपको पता है कि आर्मी और पुलिस में जाने के लिए तो आपको फिटनेस पहले इंपॉर्टेंट हो। लेकिन मैं आर्मी और पुलिस की बात नहीं करता। आज बैंक्स में भी अगर 6-8 घंटे आपको काम करना है और मेंटल स्ट्रेस को झेलना है कहीं पे भी, किसी भी ऑफिस में भी, आज हमारा भी ऑफिस है तो हम बिल्कुल तो इसलिए वो एक इसमें छोटा सा चीज ऐड करता हूँ, क्योंकि जब हम 1 से 1.5 घंटा कुछ भी खेलते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी गेम होता है उसमें हम 1 से 1.5 घंटा मिनिमम तो अपने आप देते हैं वहां पे। जब हम 1 से 1.5 घंटा बैडमिंटन या कुछ भी गेम खेलते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होती है कि ओपोनेंट को हराना कैसे है, हमें अच्छा कैसे खेलना। ठीक है, उसके लिए आपकी मेंटल हेल्थ सही होना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ चाहिए, आपका फिजिकल फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वार्म अप कैसे करना, आपको कूल डाउन कैसे करना, आपको डाइट कैसे लेनी है। अगर मैं सच बताता हूँ, अगर मैं एक दिन भी हम वार्म अप या कूल डाउन नहीं करते हैं, जैसे कल ही छोटा सा था, इंजरी हो जाती है आपके, तो आपको अगले दिन खुद समझ आ जाता है कि नहीं अब मुझे ध्यान से चलना है, डाइट भी प्रॉपर लेनी है। तो इसी तरह से जो आपने क्वेश्चन था उसमें इसी तरह से हम विभिन्न विभागों में नौकरियां पा सकते हैं, जैसे कि आपने पहले भी शेयर किया था। जी जी, एक बहुत अहम मुद्दा है, बड़ी ही खास बात मैं अब आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी कि लिए महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं स्पोर्ट्स कोटा में, क्या क्राइटेरियाज बनाए गए हैं? साथ में मैं एक और बात करना चाहूंगी कि इन दिनों देश में ना कई मुद्दे उठे थे जिसमें महिला जो खिलाड़ियां हैं उनके साथ शोषण का भी जो मामला है वो सामने आया था। आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि एक मुद्दा नहीं, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। हालांकि अभी उस मुद्दे पर अभी तक पूरी तरीके से जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हो पाया है। तो मैं ये सब जानना चाहूंगी कि सरकार ये सारी सुविधाएं देती है, उसके बावजूद भी सरकार के सानिध्य में इतनी बड़ी घटनाएं कैसे हो जाती है? जो हमारी महिलाएं हैं जब वहां पे सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं अपने आप को किस तरीके से देखें? और सबसे बड़ी बात जो बतौर एक लड़की होने के नाते मुझे भी लगती है कि जब हमारे माता पिता इस तरह की घटना देखते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी के जो माता पिता है अपने बच्चियों को बाहर भेजने से डरते हैं। देखिए, मैं एज ए स्पोर्ट्समैन की जब बात करता हूँ तो मैं ये बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप स्पोर्ट्स में ही इस चीज को लेके आए ना, ये हर जगह पे होता है। अगर हम छोटा मोटा की बात करें, आज महिला की बात करें तो कल भी बत्रा को टेबल टेनिस के लिए आपने शायद पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि वो ओलंपिक्स जा रही है, राइट। बैडमिंटन की बात करें तो साइना नेहवाल, जी सर, तो सब में फीमेल्स ही आगे हैं। आप एक चीज, ठीक है, अगर हम बैडमिंटन की बात भी करते हैं तो मेल्स पीछे हैं, बैडमिंटन में फीमेल्स आगे आज भी। सात्विक चिराग अभी लेटेस्ट आने शुरू आए। तो अगर हम बात करते हैं कि ये क्योंकि ये कोर्ट के अंदर विचाराधीन है तो मुझे नहीं लगता मैं इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करूं। कोर्ट की बात नहीं अरविंद जी, आप काफी अनुभवी हैं, आप एक क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए, मैं एक आम नागरिक होने के नाते आपसे सवाल कर रही हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? चलिए हम इसको स्पोर्ट्स से हटा देते हैं, तो मैं आपसे आम भाषा में जानना चाहूंगी कि महिला असुरक्षित क्यों है? इतने बड़े देश में विश्व गुरु बनने की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े बड़े मुद्दे उठ रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, तो महिलाएं हमारे देश की सुरक्षित नहीं है, इस पर आपके क्या विचार है?
देखिए, जब आपने स्पोर्ट्स कोटे में जहाँ पे आपने इशारा किया कि जिस जी सर, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा वो था, है ना, उसमें अभी क्योंकि जांच चल रही है कि वो वाकई ठीक है वो हुआ या नहीं हुआ। अभी तक तो ये सिर्फ जांच का मुद्दा कि वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं महिलाओं की, आप मेरा फिर एक आपसे कहना है कि आप एक बार जरूर स्टेडियम का चक्कर लगाइएगा, कितनी बिल्कुल। और वहां पे ये देखिए कितनी लड़कियां शाम को खेलती हैं। मैं कल भी बताता हूँ, क्योंकि जब खत्म हो जाता है टाइम, उसके बाद एक फादर अपनी छोटी सी बेटी को लेके आते हैं, वो शायद 6 या 7 साल की होगी है ना, बैडमिंटन के लिए। ठीक है। अब क्योंकि वो शायद उसका ट्यूशन का ऐसा इश्यूज होगा, स्कूल का ऐसा इशू होगा, मैं सैल्यूट करता हूँ कि मेरे उस वहाँ के कोचिज को जो आफ्टर आवर्स भी उनको ट्रेनिंग देते हैं, सिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें जज्बा है। तो यहाँ पे बात हम सिर्फ इतनी, जो आपका क्वेश्चन था वो मैं मानता हूँ इस चीज को लेके, लेकिन इस पे हम दोबारा से एक बड़ी डिबेट कर सकते हैं इस मुद्दे के ऊपर भी कि सुरक्षित है या नहीं है। सर बिल्कुल, मैं बहुत सम्मान के साथ आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, इसको डिबेट से सिर्फ नहीं जोड़ा जा सकता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। क्योंकि देश हमारा है, तो देश के नागरिक भी हमारे हैं, देश की महिलाएं भी हमारी हैं, अपना परिवार है, तो इसको डिबेट से हम ना जोड़े, ये हमारा, मुझे लगता है कि हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमारे देश की महिलाएं, जिस तरह से हम अपने घरों की महिलाओं को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी देश की महिलाएं भी सुरक्षित रहनी चाहिए। ये मेरे अपने विचार है और मुझे लगता है कि बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, सभी सहमत होंगे। बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। जब हम स्पोर्ट्स की बात भी करते हैं, आप अगर कहीं क्योंकि आज हम स्पोर्ट्स का मुद्दा लेके बैठे थे, तो जस्ट मैंने आपसे एक बात पूछी, आपके अपने विचार पूछे। खैर, आपने बिल्कुल सही कहा है, और जरूर इस मुद्दे की जिसकी आपने बात की, इस पर भी हम सब जरूर कभी बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चलिए बत्रा जी, अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि खिलाड़ियों के लिए क्या सीधी भर्ती के कोई नियम है, आप बताएं। देखिए, जहां तक मैंने देखा है कि वो अभी हम पहले इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि वो उनके कुछ क्राइटेरिया होता है ना, वो क्राइटेरिया भी साथ में प्रिंट होता है, जहाँ पे भी वो एडवर्टीजमेंट आएगी, आप गूगल पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे उसकी वेबसाइट पे जहाँ पे भी वो दिखाते हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर है कि वो नेशनल इंटरनेशनल खेल चुका हो, राइट। फिर उसके बाद उसका खुद का इंडिविजुअल जो ओवरऑल फिजिकल और स्पोर्ट्समैन अच्छा प्रदर्शन रहा हो, राइट। फिर उसके बाद उसने किसी कोई मेडल जीता हो, राइट। उसके बाद उसने फिर उसके बाद भी मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद भी उसका ट्रायल होता है। अच्छा, राइट, उसका ट्रायल होता है ना, सीधी भर्ती में जाने के लिए भी, ठीक है। बाकी जहां तक कुछ हो सकता है कि जहां तक वो ओलंपिक खेल चुका हो या एशियाई खेल चुका हो या वर्ल्ड किसी टूर्नामेंट में पार्ट ले चुका हो, वहां पे मैंने कुछ जगह पे देखा कि कुछ सरकार या कुछ जगह पे उनको सीधी भर्ती भी दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो हरभजन सिंह जी को शायद आपने देखा पुलिस में सीधी भर्ती मिली थी, महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट एग्जांपल है, बिल्कुल। तो ये इंडियन रेलवे में उनको दी गई थी, राइट। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे हाँ आपका क्वेश्चन था, हो सकता है भर्ती की, जिस तरह से आपने बताया कि सीधे नियम ये है। बत्रा जी का कहने का मतलब यह है कि आपका जो प्रदर्शन है, खेल प्रदर्शन है, वो बेहतरीन होना चाहिए। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अच्छा प्रदर्शन किया है, और उसके बाद भी कई सारे क्राइटेरियाज हैं जिनको फॉलो करने के बाद जो एक प्लेयर की सीधी भर्ती की आपने बात कही, वो हो सकती है। तो चलिए ठीक है बत्रा जी, हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। मुझे लगता है ये बात बहुत मायने रखती है, ये चीज मैंने भी पर्सनली देखी। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इंडियन नेशनल टीम के लिए भी खेल रहे हैं। मैं वॉलीबॉल की बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर मैं कुछ अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हमने देखा है कि खिलाड़ियों के पास रहने की अच्छी सुविधाएं नहीं होती है, खाने की व्यवस्था नहीं होती है, सोने के लिए मैं आपको बताऊं, ये मैंने खुद ने सुना है, और बाकी आजकल न्यूज़ देखते रहते हैं कि सोने के लिए उनके पास गद्दे होते हैं, जो रुई के गद्दे होते हैं, अपने आप में इतने गर्म होते हैं। रहने के लिए टीन की शेड होती है जो गर्म वाली, वो उसके लिए मतलब उसके नीचे रहने के लिए मजबूर हैं वो लोग। उनके परिवारों को कोई तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती। और साथ ही अगर हम देखें तो एक छोटा सा कोई नेता भी होगा ना, तो उसको रहने के लिए आलीशान मकान दिया जाएगा, चलने के लिए गाड़ी दी जाएगी, पर हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए आखिरकार सुविधाएं क्यों नहीं है? देखिए, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि अभी मैं छोटा सा बात करता हूँ। हम 35 प्लस में खेलते हैं, मास्टर्स बैडमिंटन उसको बोला जाता है, मास्टर्स बैडमिंटन, ओके। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें इंटरनेशनल खेलने जाना है तो हमें पॉकेट से खेलने जाना है, हमें सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, ठीक है। अब उसमें से कई बार ऐसे होते हैं कि जो लोग अच्छे प्लेयर भी होते हैं वो भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि आज इंटरनेशनल कोई, मान लीजिए यहाँ से उसकी 1 लाख रुपए की टिकट है, 1 लाख रहने का है, कुछ एंट्री फीस है,
आएगा कुछ खाएगा भी वहां पे। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कई बार ऐसे हम देखते हैं प्रतिभावान लोग नहीं जा पाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। पिछले दिनों मेरा भी एक बार मन दुखा था जब मैंने देखा था कि बच्चियों की टीम थी, मतलब फीमेल्स की, तो उनको ऑटो से भेजा गया, उनको वो आपने वाली बात हुई, सोने के लिए जगह नहीं थी। सोने के लिए जगह नहीं है, गद्दे पे रह रहे हैं सर। गद्दे भी नहीं है, गद्दे जमीन पे, जमीन पर बिछा कर रह रहे हैं, दरियों में रह रहे हैं। तो कैसे वो, आप नाम बताइए, कैसे रोशन करेंगे नाम कैसे रोशन करेंगे जब उनको मानसिक तौर पे ही वो स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसा बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं बत्रा जी, जिसमें जो हमारे मेडल जीते हुए जो लोग हैं वो चाय बना रहे हैं, कोई सब्जियां बेच रहा है, और अपना परिचय, शर्म की बात है मुझे लगता है कि अपना परिचय हमें खुद देना पड़ रहा है कि भाई हमने देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि देश कहाँ जा रहा है, पर जो देश आगे लेकर आ रहे हैं उनके लिए ही कोई सुविधाएं नहीं। इसमें मैं छोटा सा बात, देखिए मैं फिर बात करता हूँ कि मैं बैडमिंटन फर्टिनिटी से जुड़ा हूँ, तो मैं इसलिए बैडमिंटन की बात करता हूँ। बिल्कुल सर, आप करें। अभी 2 से 3 फीमेल इंटरनेशनल बैडमिंटन मास्टर टूर्नामेंट में पदक लेके आए थे। अच्छा। उनको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में, वो भी उन्होंने शायद खुद भेजा होगा, खुद ही भेजा होगा, ठीक है, राइट। मैं समझ रही हूँ आपकी उसके बाद बात उनका सम्मान यहाँ पे नहीं है ना। वो खाली जयपुर की बात नहीं, वो पूरे इंडिया की में हालत ये है, क्योंकि आज हम मैं ये मानता हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो मैं छोटी सी बीच में बात ऐड करता हूँ कि जब मेरा बेटा 16-17 साल का हो तो मुझे लगा कि इसको कुछ स्पोर्ट्स में लेके जाना चाहिए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ खुद में। तो मैंने उसको बैडमिंटन में ऐड किया, तो थोड़े दिनों बाद उसका इंटरेस्ट कम हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बना जिमिंग के अंदर, है ना। आज उसकी हालत है कि हम कहीं भी जाते हैं तो उसको सबसे पहले जिम चाहिए। अच्छा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि घर से तो हम सभी शौक रख लेते हैं ना, लेकिन सरकार से ये मेरा बड़ा ही एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, एक ये मान लीजिए कि आज हम थोड़ा सा और जागृत होने की जरूरत है, स्पोर्ट की जरूरत है, और जितना हम नाम रोशन कर रहे हैं उससे ज्यादा नाम रोशन हमारे स्पोर्ट्समैन करेंगे, ये मेरा मानना है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सही बात कही बत्रा जी ने कि सरकार को जागृत होने की जरूरत है। बत्रा जी, मैं इस पॉइंट पे आपसे बात करने के लिए आ ही रही थी कि मैं आपके विचार जानना चाह रही थी इस बात पे कि आप सरकार को मैसेज क्या देना चाहेंगे। जिस तरह से बत्रा जी ने कहा है कि सरकार को जागृत होने की जरूरत है, बिल्कुल बत्रा जी, पता है जब हम बातचीत कर रहे थे तो मुझे हाल में एक रिलीज हुई मूवी याद आई, मैदान मेरे हिसाब से उसका नाम है, जी। लगी भी होगी शायद, देखकर भी आई थी। तो उस मूवी के अंदर ये था कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। जो फंड होता है जो प्लेयर्स को दिया जाता है, पहले के टाइम में इतना फंड नहीं मिल पा रहा था। जो हमारे बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, उनको फंड नहीं मिल पा रहा था। तो वो इतनी खूबसूरत मूवी है कि उसमें दर्शाया गया है कि किस तरीके से अगर आप खिलाड़ियों को सही तरीके से सपोर्ट दे, दिशा दे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बहुत आगे जाया जा सकता है, देश उन्नति कर सकता है। 100%। जी बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा हम ये बात भी आपसे कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स कोटे में आरक्षण कैसे मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, अगर आप कुशल श्रेणी के खिलाड़ी हैं तो आरक्षण आपके लिए ही है। अच्छा, राइट। कहीं भी वैकेंसी निकले तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको आंख कान नाक खुले रखने। ठीक है। मैं पहले भी इस पे हम बात कर चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स कोटे के लिए भी निकलती हैं नौकरियां, सिर्फ स्पोर्ट्स कोटे के लिए। ठीक है। ताकि आप देखिए, आप अपडेट रहिए आजकल, क्योंकि आपके पास मोबाइल हाथ में आपके पास इंटरनेट हो गया है। राइट। तो आपको जहाँ पे भी ऐसी वैकेंसी मिलती है आप उसको पढ़िए, ठीक है, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। और मैं फिर ये कहता हूँ कि हम बिल्कुल मानते हैं कि सुविधाएं कम है, लेकिन जो हमारे कोचेज है ना वो बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे इस डिबेट में नहीं आना चाहता कि कोचेज का क्या नजरिया है, लेकिन अगर आप उसको लगता है कि ये डिजर्विंग है तो वो आपके साथ है, तो आपके साथ है, कहने का मतलब है। तो इसलिए आप बहुत सारे, जैसे CSF हो गया, रेलवे राज्य पुलिस है ना, बैंक से हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, किया आपने। और बहुत सारी चीजों के अंदर आप इस तरह से देखिए, अपडेट रहिए। कहने का मतलब है कि अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बत्रा जी, हम अभी थोड़ी देर पहले सरकार के सुझाव की बातें कर रहे थे, तो मैं वही आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि खिलाड़ियों के बेटरमेंट के लिए क्या योजना लेके आनी चाहिए। देखिए, बड़ी सारी योजनाएं आती हैं, घर रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, पर जिससे देश आगे बढ़े, हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए क्या योजना लेके आनी चाहिए?
देखिए, हम इस पे थोड़ा सा तो पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जहाँ तक, और एक और चीज बता दूं, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इम्प्लीमेशन में दिक्कत है। इम्प्लीमेशन योजनाएं तो जो सरकार की हैं वो इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि आज क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या उसका एक्सरसाइज होना चाहिए, क्या उसका रूटीन होना चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे, हर मेरे ख्याल में हर स्टेट में बहुत अच्छे अच्छे एसएमएस स्टेडियम की तरह से स्टेडियम्स हैं जहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपको पूरा खाना दिया जाता है, आपको अच्छे चीजें सुविधाएं दी जाती है। तो मेरा सरकार ने वैसे बनाया भी था नियम, ठीक है, कि स्पोर्ट्स की जितनी भी बॉडीज हैं उसमें से स्पोर्ट्समैन होने चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन कहीं कहीं बात फिर उसमें राजनीति आ ही जाती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो हम बस इतना ही है कि स्पोर्ट्समैन के लिए एक जो बॉडी होनी चाहिए वो स्पोर्ट्समैन को देखते हुए बननी चाहिए, और उसी फील्ड का अगर होता है तो वो ज्यादा उसको समझा पाता है कि वो कैसे खेल सकता है, कैसे आगे जा सकता है, और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। ये खेलेगा तो यहाँ चला जाएगा, ये उसका डाइट प्लान है, ये उसका फिजियो ऐसे होना चाहिए, राइट? बिल्कुल, ये इस तरह से हम लोग पूरा एक आगे लेके जा सकते हैं। बत्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बत्रा जी इसी बीच थोड़ा सा मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी इस बारे में कि हमने देखा है कि सरकार ना सिर्फ कागजों पर बड़े बड़े दावे करती है, जैसे कि हम अभी सरकारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, योजना के बारे में बात कर रहे हैं, पर स्पोर्ट्स को लेकर अभी फिलहाल मैं बात करूं कि असल जिंदगी में क्रिकेट को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, बड़े बड़े आईपीएल, ये वो दुनिया भर के मैचेस होते हैं, प्लेयर्स के ऊपर ऑक्शन लगाया जाता है, सारी चीजें होती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाकी खेलों को समानता क्यों नहीं दी जा रही। अगर मेरा कहना है कि अगर साल के 365 दिन सभी खेलों को मौका मिले, एक एक करके भी मौका मिले, तो सही माने में मेरे हिसाब से हमारा देश है वो विकसित होगा। इस पर आपके अपने विचार क्या हैं? देखिए, ये बड़ा ही एक आपने एक गेम से रिलेट करने के बाद इसको अगर हम बात करें तो क्रिकेट तो हमारी नस नस में है। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश का गेम है, पर हमारा हॉकी को इतनी क्यों नहीं मिल पा रही है बाकी गेम? मेरा सवाल यह है बत्रा जी कि सभी गेम को अगर मौका मिले, यानी साल भर 365 दिन में एक एक गेम को भी मौका मिले, तो सही मायने में हमारा देश विकसित होगा। देखिए, जहां तक मैं बात करता हूं कि जब कोई भी स्पोर्ट्स होता है, आपने देखा होगा कि अभी कबड्डी में बहुत सारे अमिताभ बच्चन जी, अभिषेक बच्चन, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी आए हैं, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। उसमें घुसने के बाद आज कबड्डी में अच्छा बूम आया। सही कहा आपने। ठीक, अब मेरी छोटी सी बात करता हूँ कि मैं अभी थोड़े दिन के लिए मैक्सिको ट्रिप पे था, तो वहाँ बैडमिंटन नहीं खेला जाता ना। मैं कोशिश करता हूँ मैं जहाँ जाऊँ तो मुझे कुछ एक दो खेलने को मिल जाता है। तो आप रहे कैसे बैडमिंटन के बिना? रहे कैसे आप? तो एक दिन भी नहीं रह पाते हैं। अब वहाँ पे मजबूरी थी, तो क्योंकि उनका पैशन दूसरा है ना, वो उनका वहाँ पे क्या खेला जाता है ज्यादातर, आपको पता है? नहीं, मैं ज्यादा तो नहीं देख पाया, लेकिन जितने भी मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स में वो लोग रेसिंग में ज्यादा अच्छा रुझान है उनका रुझान है। आप कुछ कह रहे थे। और जहां तक बात करें हम इस स्पोर्ट्स की है ना, तो सभी तरह के स्पोर्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं होता कि सभी तरह के स्पोर्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन सिर्फ जैसे हम बात करें अगर वहाँ फुटबॉल खेला जाता है ना, बंगाल की बात करें तो वहाँ फुटबॉल पसंद किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पैसा ज्यादा है तो लोग वहाँ घुसना पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे चीजें आएंगी, ये हम मान के चलते हैं। तो मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बाकी स्पोर्ट्स में भी ध्यान दें, ठीक है, और कबड्डी के बाद अभी बैडमिंटन को भी लेके आने की कोशिश में है। तो लेकिन क्रिकेट तो भी सिरमौर है ही, उसमें तो कुछ है, बाकी खेलों को भी मौका मिलना चाहिए। हमारा सहमत हूं आपसे, सहमत है बिल्कुल जी, क्योंकि हमारा आज का जो हमारी जो आज की चर्चा का एक जो आज का हमारा मुद्दा रहा है वो बस ये रहा है कि जो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर है उनको मौका मिलना चाहिए। हमारा देश में एकता के साथ आगे बढ़े तो ज्यादा तरक्की हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट्स की बात कर ले तो जो हमारे स्पोर्ट्स कोटा में प्लेयर जो है वो कैसे एंट्री कर सकते हैं, कैसे सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो देखिए किन्हीं कारणों से अगर जो कुशल खिलाड़ी श्रेणी में होने के बावजूद भी अगर सरकारी नौकरी में जगह नहीं मिल पा रही है तो कई खिलाड़ियों के लिए और भी कई मौके होते हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं
जिससे वो सरकारी नौकरी पा सकते हैं। पहली बात अगर हम करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के कोच का डिप्लोमा करने के बाद आप सरकारी और निजी खेल संघों के साथ आप काम करने के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात करें, खिलाड़ी बीपीटी, एमपीडी, पीएचडी करके भी आप स्कूल यूनिवर्सिटीज में जो है आप नौकरी पा सकते हैं। खेल संघ टेक्निकल स्टाफ की भर्तियां होती हैं, जिसमें आप अच्छा अगर आपका खेल है तो आप उसमें भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जिसे फॉलो करके आप सीधा जो भर्ती के लिए हैं उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो बत्रा जी, काफी सारी आज हमने आपसे बातचीत की है। एक आखिरी सवाल अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो खेल का सफर रहा है कैसा रहा है, आप अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? और हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, क्योंकि आप काफी अनुभवी हैं, तो उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे आज? देखिए, खेल एक नशा है, ठीक है, इसके बिना नहीं रहा जा सकता। बाकी नशे आप छोड़ सकते हो, खेल नहीं छोड़ सकते हो। सिर्फ मैं एक ही जो मैसेज की बात करी, जो मैं देखता हूँ, जो मेरे साथ दोस्त थे जो मेरी एज के साथ आए, वो बहुत सारे लोग गेम छोड़ जाते हैं ड्यू टू इंजरीज, क्योंकि इंजरीज बहुत होती है। आप खेलोगे तो जैसे मैंने कल बताया, कल मेरी इंजरी आपने हाल में शेयर किया, ठीक है। और अब यहाँ पे इंजरी से उबरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इंजरी से उबरने के लिए आपको कूल डाउन, वार्म अप, मैंने जैसे बताया ना, अभी मैंने थोड़े दिनों पिछले 4 महीने से योगा भी ज्वाइन किया, ताकि मैं और फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में लेके आ पाऊँ। कुछ मैं डाइट्स के ऊपर ध्यान रखता हूँ, डाइट इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी रूटीन, आपको उसके साथ मजा आना चाहिए, क्योंकि गेम के साथ आपको ऐसे रहना चाहिए जैसे आप उसके साथ अच्छे से रह रहे हो, फैमिलियर है ना। तो आप गेम खेलते हो तो आप फिट रहते हो हमेशा के लिए। और वो जो मैंने बताया पहले भी, जो 1 से 1.5 घंटा होता है आपका वो खेलने का ना, वो एक अलग ही मजा देता है आपको, एक अलग ही ऑरा में लेके जाता है। तो मेरा सबसे एक ही, आप कोई भी गेम खेलें, उसमें आप अपना 100% दे। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप नेशनल जीते या इंटरनेशनल जीते, खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो कि छोटी मोटी इंजरी है तो उसके लिए आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर जाएं, आप उसको ठीक करें, उसको टाइमली ठीक करें। और उसके साथ मेरे जितने भी दोस्त आज गेम छोड़ चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप इंजरी से उभरें और वापस आए। कहना आप ये चाहते हैं कि आप वापस आए, क्योंकि आप तो खेल के बिना रह नहीं सकते, तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करें। बत्रा जी की खासियत मैं बताना चाहूंगी यही है कि इनका कितना भी स्केड्यूल बिजी होता है, पर ये गेम के बिना नहीं रह जाते। आप अभी कौन सी कंट्री में गए थे, किसकी बात की आपने? हाल में ही मैक्सिको जाकर आए हैं, पर वहां पे मैं बताना चाहूंगी वहां की खास चीजों को ना देखकर वहां पे भी ये खेल ढूंढने के लिए गए थे। खैर बत्रा जी, अपने काम से इस तरह का प्यार होना भी चाहिए, मैं समझती हूँ। बत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे लिए समय निकाला। काफी सारी जो हमारे प्लेयर्स हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, आप काफी इंस्पायर करते हैं, आपसे इंस्पायर होकर काफी सारे लोग जो है क्रिकेट जगत में, अगर आप बात करें बैडमिंटन जगत में आए भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला। हम चाहेंगे कि आगे भी आप समय निकालें और हम इसी तरह खेल को लेकर काफी सारी बातचीत करते रहे, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहे, लोग आपसे ऐसे ही प्रभावित होते रहे। बस मेरे को तो एक ही बात कहनी कि आपने मेरा फेवरेट मुद्दा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका नाम आज का मुद्दा जैसे ही सामने आया, तो मैंने 3 बार शायद इस पूरे वीडियो में बोला है, लाइव में बोला है कि आपसे बेहतर विकल्प मेरे सामने कोई आया ही नहीं, और हमारी पूरी टीम ने भी इस चीज को लेकर अग्री किया। तो थैंक यू सो मच बत्रा जी कि आज आप आए। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरी का अपना एक रुतबा होता है, ये सब हम लोग जानते ही हैं। साथ ही बात करें कि आज हमने काफी सारी जो बातचीत है गेम्स को लेकर भी की है, तो किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरी का अपना एक रुतबा होता है। जैसे कि मैंने कहा, लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सालों मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक बेहतर खिलाड़ी होने के साथ साथ आपको काफी सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जिस तरह से हमने बत्रा जी से बातचीत की है, तो काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। काफी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आज आपके क्लियर हो गए हैं कि किस किस श्रेणी में आपको नौकरी मिल सकती है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, और बहुत सारे बत्रा जी के जो विचार से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सीखा होगा। तो इसी तरह के ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।